तो इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऐसे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे भाषण के रूप में दिया था, भाषण दिया था इनका एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का एक अनुवाद है जिसको ललई सिंह यादव ने किया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन दुखों और कष्टों से भरा हुआ था और ऐसा जीवन था जहां पर उनसे लोग घृणा करते थे। निचली जाति में जन्म लेने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे। किस दृष्टि से? उनको कुएं पर जाने के लिए नहीं दिया जाता था, ठीक है। उनको पढ़ने के लिए विद्यालय में नहीं दिया जाता था। किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। काफी संघर्षों, कठिनाइयों और मुसीबतों से लड़ता हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश के रत्न बने और संविधान के निर्माता बने। भारत रत्न उन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत रत्न। कोई मामूली चीज नहीं है भारत रत्न हो जाना। भारत रत्न एक पुरस्कार है। तो भारत के उन व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाता है जिनका योगदान देश के किसी भी क्षेत्र में अगर बहुत ज्यादा योगदान है तो उन्हें दिया जाता है। तो अंबेडकर साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ। दलित का अर्थ समझ रहे हैं? है ना, जैसे डोम, मुसहर, धांगर, चमार, ठीक है, दुसाध, ये सभी किस में आता है? दलित में। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानव मुक्ति का पुरोधा कहा गया। क्यों कहा गया? मानव मुक्ति का पुरोधा कहने का मतलब ही है कि उन्होंने मानव को मुक्ति दिलाने का काम किया। हमारे देश में दलितों की जो स्थिति थी, कब? देश के आजाद हो जाने से पहले। गुलाम भारत में दलितों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। लोग उनको घृणा की दृष्टि से देखते थे। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। उनका जीवन कुंठाओं, कुप्रथाओं, गरीबी, अभावग्रस्तता से ग्रसित था। किनका जीवन? है ना, दलितों का जीवन। हजारों सालों तक उनकी जातियों पर लोगों ने न जाने कितने अन्याय किए, कितने जुल्म किए उनके ऊपर, और उतने जुल्म सहने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी जाति के दर्द को जब समझा तो उन्हें दूर करने के लिए संविधान निर्माण की प्रक्रिया में उन्होंने दलितों के लिए कुछ अलग व्यवस्थाएं की, है ना। इसलिए दलितों का कल्याण हो सका। आज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है ना, इस संविधान में दलितों के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए, उनके हक और अधिकार के लिए अलग व्यवस्था की गई है। अलग व्यवस्था की गई है। अब देखिए, अंबेडकर के जीवन में जो प्रमुख 3 व्यक्ति रहे, वे 3 व्यक्ति कौन कौन थे? कबीर, बुद्ध, ज्योति फूले। कबीर थे और बुद्ध थे और ज्योतिबा फूले। उनके जीवन के समूल पृष्ठभूमि पर बहुत बड़ा योगदान रहा। किनका? कबीर का, ज्योतिबा फूले का और बुद्ध का, भगवान बुद्ध का, गौतम बुद्ध का, जिनका जन्म नेपाल में हुआ था, लुम्बिनी नामक जगह पर। कपिलवस्तु एक उस समय का राज्य हुआ करता था वहां पर, ठीक है ना। तो उन्होंने जो रचनाएं की अपने जीवन में, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये सभी रचनाएं हैं किसकी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। डॉक्टर भीमराव, है ना।
तुम लोगों को भी ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक ना, ये जो बता रहे हैं ना, तुम लोग भी इस पर ध्यान देना, ठीक है, पूछेंगे फिर सवाल है, ठीक है। अब देखो श्रम विभाजन और जाति प्रथा में क्या होता है। श्रम का अर्थ क्या होता है? काम करना। श्रम विभाजन कामों का बंटवारा, कामों का जाति प्रथा, है ना। ऐसी प्रथा जो जातियों को अलग अलग परिभाषित करती है, ये उच्च जाति के हैं, ये नीच जाति के हैं, ये पिछड़ी जाति के हैं। तो जातियों का बंटवारा, जातियां जो है ना जन्म के आधार पर बांटी गई हैं और जन्म के आधार पर ही उनको कार्य बांट दिए गए। जो व्यक्ति ब्राह्मण जाति में जन्म लिया है वे कौन सा काम करेंगे? पूजा पाठ श्राद्ध ये करेंगे। जिसका जन्म मान लो कि यादव जाति में हुई है, ग्वाला में, वो कौन सा काम करेंगे? दूध का, गाय भैंस पालेंगे। जिनका जन्म मान लो कि बनिया में हुआ है वो क्या करेंगे? व्यापार करेंगे, दुकान चलाएंगे। जिनका जन्म माली में हुआ है वो क्या करेंगे? फूल बेचेंगे, माला बनाएंगे, मोर बनाएंगे, है ना। जिनका जन्म धोबी में हुआ है कपड़ा खींचेंगे, है ना, कपड़ा खींचना हुआ, और भी कई तरह काम है। जिनका जन्म डोम में हुआ उनका काम क्या? सूप डलिया बनाना, सुअर पालना। तो जन्म के आधार पर ये जो काम का बंटवारा है ना, ये थोड़ा असहज करता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये जो जन्म के आधार पर कामों का बंटवारा है ना, ये थोड़ा क्या करता है? अलग करता है उनको असहज कर देता है। कि मान लिया जाए, अंबेडकर कहते हैं कि यदि कोई जाति श्रेष्ठ काम कर सकते हैं लेकिन उनका जन्म निम्न जाति में हुई है तो वो श्रेष्ठ काम कर सकता है, लेकिन समाज उनको श्रेष्ठ काम करने की इजाजत नहीं देता। यदि किसी व्यक्ति का जन्म मान लो कि डोम में हुआ है और वह वेद का ज्ञाता हो, उपनिषद का ज्ञाता हो, पुराण का ज्ञाता हो, तो क्या वह ब्राह्मणगिरी करने देगा समाज के लोग? उन्हें कभी नहीं करने देंगे। उनको रोकेंगे? उनसे कोई पूजा पाठ करवाएंगे? उनको यदि ब्राह्मण से भी ज्यादा ज्ञान हो जाए तो क्या लगता है कि समाज का कोई भी व्यक्ति उनको बुला करके कहेंगे कि हमारे घर में चलिए और सत्यनारायण भगवान का पूजा कर दीजिए? करवाएंगे? कोई श्राद्ध में उनको बुलाएंगे? वो कहेंगे कि मेरे पास पूरा नॉलेज है, मेरे पास उतना नॉलेज है जितना एक ब्राह्मण के पास होना चाहिए? कोई करवाएगा? तो हमारी जो धर्म है, हिंदू धर्म की सबसे जो बुराई है वो जाति के आधार पर कामों का बंटवारा, जाति के आधार पर कामों का बंटवारा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात कौन सोचते हैं? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इस बात का उन्हें काफी दर्द है कि निम्न जातियों को लोग तवज्जो नहीं देते हैं, उसका महत्व नहीं देते हैं, उनके महत्व को समझते नहीं हैं। समाज में उनको जो सामाजिक मूल्य होना चाहिए उसे मिलता नहीं है। इस बात से आहत है कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वे कहते हैं यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो जातिवाद के पोषक हैं। वे कहते हैं कि नहीं, सही, जो जिस जाति में पैदा हुआ वह उसी जाति का काम करेगा। जिसका जन्म बढ़ई में हुआ, मिस्त्री में, तो वो क्या करेंगे? लकड़ी काटेंगे, पलंग बनाएंगे, चौकी बनाएंगे, कुर्सी बनाएंगे, घर बनाएंगे। जिसका जन्म लोहार में हुआ वो क्या करेंगे? ये सब करेंगे। लेकिन अंबेडकर कहते हैं कि अगर उनको ज्ञान हो गया कुछ श्रेष्ठ, तो वह श्रेष्ठ काम कर सकता है, लेकिन समाज इसकी इजाजत देता नहीं है। सोच कर देखो, कोई डोम जाति के लोग कहेंगे कि हम ग्वाला काम करेंगे, तो करने देगा? देखते हो आज भी डोम जाति के लोग ग्वाला काम करते हैं, उससे कोई दूध लेंगे? लेंगे ही नहीं। तो यही हमारी जाति की ये हमारी जाति प्रथा है ना, ये एक तरह का अभिशाप है। क्या है? अभिशाप है, कोढ़ है ये हिंदू धर्म का। हिंदू धर्म को अगर किसी ने बर्बाद करने का काम किया है तो वो जातियों का बंटवारा और जन्म के आधार पर, उसके साथ ही जाति जन्म के आधार पे
ही काम कर सकते हैं, कोई भी। तो कहते हैं कि पोषक की कमी नहीं है। आज भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ये जो सिस्टम है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का, उचली जाति, निचली जाति जो सिस्टम है, ये सिस्टम सही है। ये सिस्टम क्या है? सही है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। कहता है कि सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। मतलब कि जो जिस जाति में जन्म हुआ उनका, वो उस जाति का अगर काम करेंगे तो वो कुशलता पूर्वक कर सकते हैं, दूसरी जाति के लोग नहीं कर सकते। क्या ये सही है? अब देखो, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का क्या है? दूसरा रूप है। कैसे है दूसरा रूप? जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। आरंभ में क्या हुआ कि जो लोग जिस काम को कर सकते थे उसको उसी आधार पर जाति बांट दिया गया, जाति क्या कर दिया गया। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ कि बाद में कुछ निचली जातियों के पास भी अच्छे अच्छे गुण हुए, श्रेष्ठ करने की क्षमता विकसित हुई, लेकिन समाज के रोकने के कारण, टोकने के कारण वो इस काम को कर ही ना सका। कभी अपनी बुद्धि का विकास उस स्तर पर नहीं कर सका जितना उसको करना चाहिए, क्योंकि समाज के लोगों ने उसको श्रेष्ठ काम करने से क्या कर दिया? रोक दिया, मना कर दिया। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए है। जाति प्रथा एक तो श्रम विभाजन तो करता ही है और श्रमिकों का भी विभाजन करता है कि तुम यही काम कर सकते हो, इसके अलावे और कोई काम नहीं कर सकते। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। श्रम विभाजन, काम का बंटवारा सभ्य समाज की आवश्यकता है, लेकिन जाति के आधार पर नहीं। परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। ये तो स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि तुम ऊंची जाति के हो और वो निचली जाति के हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि विश्व में किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। तुम दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ और वहां जाकर के पूछो कि क्या आपके धर्म में जातियां हैं, तो पता चलेगा कि उसके धर्म में जातियां नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में इतनी जातियां हैं कि दुनिया में कहीं भी इतनी जातियां नहीं मिलेंगी। इसलिए हमारा हिंदू धर्म विविधताओं का धर्म है, अनेक जातियों का क्या है? धर्म है ना, जो इस धर्म को कमजोर बनाती है। क्या बनाती है? जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, जाति प्रथा को अगर श्रम विभाजन, तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। श्रम विभाजन जो है अगर जाति के आधार पर हम मान लेते हैं तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। हम लोगों को इतना मौका दें कि वह जो चाहे सो कर सके, उसको जो अच्छा लगे, जो करने की क्षमता है उनके अंदर, वो क्या कर सके। तो ऐसी क्षमता का विकास होने का अवसर देना चाहिए समाज के लोगों को, समाज के लोगों को। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे हैं दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। समाज की ये सोच है कि लोग जिस जाति में जन्म लेंगे, अभी उनका जन्म भी नहीं हुआ है लेकिन उनका पेशा तय किया गया है कि इस गर्भ में जो बच्चे पले जा रहे हैं उनका जब जन्म होगा तो वो कौन सा काम करेंगे। ये हमारी सबसे बड़ी बुराई है। ये हिंदू धर्म की सबसे बड़ी क्या है? बुराई है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती,
बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। यानी कि जो जिस जाति में पैदा हुआ, जिंदगी भर वह वही काम करता रहेगा। जो लोहार जाति में पैदा हुआ, जिंदगी भर लोहारगिरी करता रहेगा। क्या करेगा? लोहारगिरी करता रहेगा। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, भले ही उनका यह पेशा चले या ना चले, वो भूखे मर जाए, वो ठीक है, लेकिन समाज यह मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि वह कोई श्रेष्ठ काम करे, कोई श्रेष्ठ काम। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधे की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि रोजगार चलता नहीं है और नहीं चलने के कारण उनको अपना जो धंधा है, रोजगार जो है, उसको क्या करना पड़ता है? बदलना पड़ता है। तो इस कंडीशन में बड़ा ही वो एक अकल्पनीय दौर से गुजरता है। उनकी स्थिति ऐसी आ जाती है कि कर्तव्य विमूढ़ की, यानी क्या करें और क्या ना करें, ऐसी हालत आ जाती है। किसकी? नहीं, ऐसे लोगों की जिनका धंधा चल नहीं रहा है, जिनका धंधा नहीं चल रहा है। यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह इसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। भारत में जो बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण, कौन कारण? प्रत्यक्ष कारण जो बना हुआ, प्रमुख कारण वो है क्या? कि काम करने की छूट नहीं देना। जो व्यक्ति जिस जाति में पैदा हुआ है वो जिंदगी भर अगर उसी जाति का काम करते रहेंगे तो हो सकता है कि कभी उनका काम ज्यादा चले नहीं। जब काम ज्यादा नहीं चलेगा तो उनके पास जो समस्या उत्पन्न होगी बेरोजगारी की, किसकी? बेरोजगारी की, है ना। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। गंभीर दोषों से क्या है? युक्त है। क्या युक्त है? जाति प्रथा, जाति प्रथा क्या है? गंभीर दोषों से युक्त है। एकदम गंभीर दोष है, सीरियस, बहुत ही गंभीर परिस्थिति है जाति के साथ। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्थावश करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मजबूरी में उस काम को कर रहे हैं जो काम उसकी जाति के द्वारा निर्धारित की गई है। जाति के द्वारा क्या की गई है? निर्धारित। मान लो कि तुम्हारा जन्म बरही जात में हुआ है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है काम करने का, तो मजबूरी में तुम क्या करोगे? उसी काम को करते रहोगे, उसी काम को करते रहोगे, है ना। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और काम करने के लिए प्रेरित करती है। जब यह हालत होगी ना, तुम काम मन से कर ही नहीं पाओगे। तुम्हारा मन करता है कि हम कुछ बड़ा काम करें, लेकिन तुम्हें समाज इजाजत ही नहीं देता है कि तुम कुछ बड़ा काम करो। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों को ना दिल लगता हो ना दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? जिस काम में लोगों को दिल नहीं लगेगा, दिलचस्पी नहीं होगी, क्या वह उस काम को ठीक तरीके से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अतः यह निर्वाध रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी खतरनाक है कौन प्रथा? जाति प्रथा। क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। आदमी क्या बना देती है? निष्क्रिय, कोई निकम्मा बनाकर छोड़ देती है। क्या बनाकर? निकम्मा। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। यह अम्बेडकर साहब कहते हैं, मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे, यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? अम्बेडकर कहते हैं कि मैं जातियों के खिलाफ नहीं हूं,
मैं जातियों के उन दोषों के खिलाफ हूं जो इस बात की इजाजत नहीं देता है कि जाति वो जिस जाति में जन्म लिया है जिसने, वो अन्य प्रकार के काम नहीं कर सकते हैं। अगर इस तरह की बात कोई समाज कहता है तो वो गलत कहता है। वह क्या कहता है? अंबेडकर ये सोचते हैं कि जाति ठीक है, लेकिन उनके पास जितनी क्षमता है, जो वो कर सकता है, समाज इसमें किसी प्रकार का रोक टोक ना करे, उसको रोके नहीं। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। अंबेडकर साहब कहते हैं कि समाज स्वतंत्रता मीन्स क्या होता है? आजादी। समता, अब बताओ समता मीन्स क्या होता है? समता मीन्स बराबरी का अधिकार। किसका अधिकार? भ्रातृत्व, भाईचारे की भावना। भाईचारे की किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। कहते हैं कि कोई भी प्रगति या विकास की बातें हो रही हैं समाज के अंदर, तो वो हर तबके के लोगों तक पहुंचना चाहिए, हर तबके के, ताकि विकास और प्रगति के जो भी पद्धति हैं सबको बराबर मात्रा में मिल सके और सब अपना सर्वांगीण विकास बराबर मात्रा में कर सके। सामाजिक जीवन में आबाद संवर्ग के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। कहते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है? जनता का शासन, यानी कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियां अगर शासन को संचालित कर रही हैं तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहेंगे? लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में भाईचारा होना चाहिए, भाईचारे का विकास होना चाहिए, ठीक है, और सब आपस में घुल मिल करके रहें, और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवन चर्चा की एक रीति और समाज की सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। अंबेडकर साहब कहते हैं कि लोकतंत्र में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, कोई बड़ी जाति कोई छोटी जाति नहीं, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, सबके प्रति समान भाव होना चाहिए, है ना। कोई नफरत नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, हर जगह एक दूसरों के प्रति प्रेम हो, भाईचारे की भावना हो, सबको लोग अपना समझे। ऐसी भावनाओं का विकास हमारे समाज में होने की क्या है? जरूरत है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। तो इसमें ये तभी हो सकता है जब अपने दोस्तों के प्रति, अपने लोगों के प्रति सम्मान और श्रद्धा की क्या हो? भाव। समझ गए? तो कहने का तात्पर्य यह है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा में मूल रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कहने का प्रयास किया है कि जाति के आधार पर जो कामों का बंटवारा हुआ है वह गलत है। वह क्या है? ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो जिस वक्त इस भाषण को दिया गया था उस समय हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, ठीक है ना। ये जो भाषण लिया गया है, ये लिया गया है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, इससे लिया गया। तो लगभग 75 वर्ष पुराने हो चुके हैं ये भाषण। तो जिस वक्त ये भाषण दिया गया था उस वक्त दलितों की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन आज दलितों की स्थिति अच्छी हो चुकी, अच्छी हो नहीं रही है बल्कि हो चुकी है। तो अब जो है दलितों के साथ कोई उतना भेदभाव नहीं करता है ना। सबको, सभी दलितों को पढ़ने का, है ना, हर जगह जाने आने का, समाज में बैठने उठने का अधिकार प्राप्त हो चुका है। अब ये समस्या नहीं रही है, ठीक है ना। अब ये समस्या नहीं रही है, ठीक। इसलिए अब समाज को इस बात की जरूरत नहीं है कि लोग हमें नीच समझते हैं। अब तो वो बहुत पुरानी बात हो चुकी है ना। लेकिन अब इसमें दे दिया है भीमराव अंबेडकर का, तो हम लोग को पढ़ना ही है, हम लोग पढ़ेंगे ही, है कि नहीं।
लेकिन अब जाति पाति बहुत हद तक मिटना शुरू हो चुका है। मिटना अब क्या हो गया है, शुरू हो गया है। अब कुछ दिनों में जाति पाति का जो भेदभाव है ना, पूर्णतः क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी निबंध थी जो कि भाषण के रूप में दिया गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो ये हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर जो मैंने समझाने का प्रयास किया, आपको कैसा लगा आप कमेंट में अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।